नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज आरएलसी सीरीज सर्किट की कुछ लीक से हटकर अलग तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं जो ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल में हार्ड है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि इस वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम एक चौक कॉइल में रेजिस्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट से रिलेटेड है। एक चौक कॉइल को 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी तो उसने 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया। अगर यही सप्लाई हम 10 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई बना देते हैं साइनोसॉइडल, तो 2 एम्पियर करंट के लिए सप्लाई की वोल्टेज 26 वोल्ट हमें चाहिए। और अगर इसी चौक कॉइल को हम 100 वोल्ट की 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो सर्किट में क्या करंट होगा और चौक कॉइल में क्या पावर कंजम्पशन होगी, ये कैलकुलेशन हमसे पूछी है। मान लेते हैं कि इस चौक कॉइल का जो डीसी रेजिस्टेंस है वो R ओम है और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो L हेनरी है। जब हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं तो स्टडी करंट कंडीशंस में कॉइल की जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है और करंट को रोकने का काम केवल चौक कॉइल की रेजिस्टेंस करेगी। तो हम अगर डीसी सप्लाई में 10 वोल्ट के सप्लाई में 2 एम्पियर करंट पा रहे हैं तो इस चौक कॉइल का केवल R पार्ट इफेक्टिव है और रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से डीसी वोल्टेज अपॉन डीसी करंट 5 ओम आ गया है। और ध्यान रहे रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बदलने पे भी नहीं बदलेगी, तो चाहे हमारी सप्लाई 10 हर्ट्ज हो या 50 हर्ट्ज हो, इस चौक कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम ही रहेगा। चौक कॉइल को डीसी सप्लाई करके जो 10 वोल्ट सप्लाई से 2 एम्पियर करंट आया था उससे हमने रेजिस्टेंस 5 ओम पता कर दिया था। अब इसी चौक कॉइल को जब हम साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट देते हैं 10 हर्ट्ज का, तो कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो टाइम वेराइंग करंट कंडीशंस में इफेक्टिव हो जाता है और कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस बनाएगा जो करंट को रोकने का काम करेगा। और ऐसी स्थिति में 2 एम्पियर करंट के लिए हमें 26 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। तो एसी सप्लाई में हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है V = IZ। उससे इंपीडेंस Z मालूम हो गया, एसी वोल्टेज अपॉन एसी करंट, और ये 13 ओम आ गया है। ध्यान रहे अगर डीसी सप्लाई देते तो L का इंडक्टिव रिएक्टेंस इफेक्ट 0 होता और Z R के बराबर होता। Z की ये 13 ओम वैल्यू और जो रेजिस्टेंस हमें 5 ओम मालूम है उससे हम कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 हर्ट्ज पे निकाल सकते हैं। हमें मालूम है R और X का पाइथागोरस वेक्टर समेशन Z होता है, तो Z स्क्वायर से अगर R स्क्वायर को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट करेंगे तो हम कॉइल का 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे। Z की वैल्यू 13 ओम हमने कैलकुलेट की 26 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट से V/I करके, और रेजिस्टेंस हम डीसी सप्लाई की 10 वोल्ट से जो 2 एम्पियर करंट आया था उससे आ गया था 5 ओम। और यहाँ पाइथागोरस जब कैलकुलेशन की तो 169 से 25 का सब्ट्रैक्शन 144 का स्क्वायर रूट 12 ओम मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया है। 5, 12 और 13 एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस पेयर है। हमने कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस प्राप्त किया है, वो फ्रीक्वेंसी और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के साथ रिलेशन रखता है 2πfl, और हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो हम सेल्फ इंडक्टेंस L की कैलकुलेशन इंडक्टिव रिएक्टेंस 12 ओम में 20π का ये डिवीजन करके जब हमने कैलकुलेट की तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 0.191 हेनरी आ गया है। और ध्यान रहे जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तब भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यही रहेगी। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती नहीं है क्योंकि हम एक लीनियर सर्किट में काम कर रहे हैं जहां सर्किट प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं। हमने चौक में 10 वोल्ट डीसी से जो 2 एम्पियर करंट आया था उससे चौक का रेजिस्टेंस 5 ओम पता कर लिया था, और 10 हर्ट्ज की जो हमारी सप्लाई वोल्टेज और करंट के रिलेशन से इंपीडेंस आया था उसमें रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप से इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल के हमने कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 0.191 हेनरी निकाल लिया था। अब अगर हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं तो कॉइल का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। नई फ्रीक्वेंसी पे सेल्फ इंडक्टेंस L की इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई 2πf2L। F की जगह मैंने 50 दी तो 5 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 5 गुना ज्यादा 60 ओम हो गया है। 10 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस 12 ओम आया था और 10 के बजाय 50 हर्ट्ज 5 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये 60 ओम हो गया है। नई इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ वही रेजिस्टेंस 5 ओम नया इंपीडेंस बना देगा, और पाइथागोरस कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस की जगह 5, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो 50 हर्ट्ज पे 60 आया उसके साथ जब हमने कैलकुलेशन किए तो हम पाते हैं कि Z और X की वैल्यू नियरली सेम है और नया Z X से थोड़ा सा ज्यादा 60.21 ओम आ गया है। क्योंकि करंट रोकने की प्रॉपर्टी Z है तो AC में करंट V/Z से जब हमने यहाँ 200 वोल्ट की 50 हर्ट्ज सप्लाई दी है तो नई सप्लाई वोल्टेज
वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में करंट आ गया 3.32 एम्पियर। और इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में इस करंट से जो पावर कंजम्पशन होगी वो P=I²R के रिलेशन से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, सेल्फ इंडक्टेंस केवल एनर्जी को स्टोर रिलीज करता है, वो पावर कंजम्पशन नहीं करता। पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस पार्ट करता है और पावर कंजम्पशन का फार्मूला I²R अगर हम इस्तेमाल करें, करंट की वैल्यू 3.32 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 ओम, I²R कैलकुलेशन 55 वॉट इसकी पावर कंजम्पशन हो गई है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में। आज की दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक नॉन इंडक्टिव प्योर आइडियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में एक चौक कॉइल जिसमें R और L का इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों प्रॉपर्टी हैं। वो सीरीज में एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जब हमने कनेक्ट किया है तो सर्किट में 5 एम्पियर करंट के साथ रेजिस्टेंस में 125 वोल्ट और चौक कॉइल में 200 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस होती हैं। हम इन वैल्यूज को 3 वोल्ट मीटर और 1 एमीटर से मेजर कर सकते हैं। और अब इन 3 वोल्ट मीटर और 1 एमीटर के मेजरमेंट से हमें चौक कॉइल का इंपीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पता करना है। साथ में कॉइल में जो पावर कंजम्पशन है उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। ध्यान रहे, आमतौर पर ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमें एक वॉट मीटर की जरूरत रहती है, लेकिन इस खास तरह के सवाल में जब हमने यहाँ एक नॉन इंडक्टिव प्योर आइडियल रेजिस्टेंस लिया है और उसकी करंट और वोल्टेज दोनों मालूम है, तो हम यहाँ 3 वोल्ट मीटर और 1 एमीटर की रीडिंग से चौक कॉइल के R और L के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 3 वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स आई हैं और 1 एमीटर की जो रीडिंग आई है उससे हम चौक का इंपीडेंस निकाल लेंगे और एक फेजर कैलकुलेशन से चौक कॉइल का इंपीडेंस एंगल पता कर लेंगे। इंपीडेंस और इंपीडेंस एंगल से हमें R और XL मालूम हो जाएंगे और XL और फ्रीक्वेंसी की मदद से हमें कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता लगेगा। मान लेते हैं कि चौक कॉइल के इंपीडेंस का 50 हर्ट्ज सप्लाई पे इंपीडेंस एंगल फाई है। अब एक फेजर डायग्राम बनाने के लिए सीरीज सर्किट में जो कॉमन करंट है उसे एक रेफरेंस फेजर बना के हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेंगे। ये जो नॉन इंडक्टिव आइडियल प्योर रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज करंट के सेम फेज में यहाँ V1 आ गई है। क्योंकि चौक कॉइल का इंपीडेंस एंगल फाई लिया गया है तो इस चौक कॉइल में अप्लाइड वोल्टेज से उसका करंट फाई एंगल लैग करेगा, या करंट जो रेफरेंस है उससे हमारी चौक कॉइल की वोल्टेज फाई एंगल लीड करेगी। जैसा कि इस फेजर डायग्राम में हमने यहाँ 200 वोल्ट जो चौक कॉइल की वोल्टेज है उसकी V2 पोजीशन V1 से फाई एंगल बनाते हुए ले ली है। और अब इस रेजिस्टेंस और चौक कॉइल के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है फेजर डायग्राम हमने बनाया और वेक्टर समेशन किया तो वो टोटल सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट हमें दी हुई है। ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर हमने जो बनाया उसके लिए हमने V2 के पैरेलल एक वेक्टर लिया जिसकी टेल V1 के हेड पे रख के V2 की जो नई हेड पोजीशन आई है और V1 की टेल पोजीशन है वो जो डायगोनल बना है वो हमारी टोटल सप्लाई वोल्टेज आ गई है। अब यहाँ हम दो वेक्टर जिनके बीच में फाई एंगल है उसका पैरेललोग्राम से जो डायगोनल रिजल्ट है उसके रिलेशन से हम एंगल फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेक्टर कैलकुलेशन का जो पैरेललोग्राम रिलेशन है वो कहता है कि अगर एक वेक्टर V1 है दूसरा वेक्टर V2 है और दोनों के बीच में एंगल फाई है तो जो रिजल्टेंट सप्लाई वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन हो जाएगा। और ये पैरेललोग्राम ऑफ वोल्टेजेस रिलेशंस आ गया है। अब इस रिलेशन में मैं V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर को अगर V स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो 2V1 V2 cos फाई आया उसमें cos फाई निकालने के लिए 2V1 V2 का डिवीजन कर दूंगा। मुझे V सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट, नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टेंस की वोल्टेज 125 जो हॉरिजॉन्टल लाइन में करंट के सेम फेज में है और चौक कॉइल की वोल्टेज 200 वोल्ट जो करंट से फाई एंगल लीडिंग पोजीशन पे है वो मालूम है। तो मैंने V1 की जगह 125, V2 की जगह 200 वोल्ट जब लिखा और ये कैलकुलेशन की, स्क्वायर किया, 250 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, डिफरेंस कैलकुलेशन की और उसमें 50,000 का जब ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन किया तो cos फाई आ गया है 0.1375। मैं cos इनवर्स ले लेता हूँ 0.1375 का तो मुझे चौक कॉइल का इंपीडेंस एंगल 82.1 डिग्री आ गया है। मुझे कभी बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेशन में साइन फाई की जरूरत होगी, इस इंपीडेंस एंगल का साइन चाहिएगा तो मैंने 82.1 डिग्री का साइन निकाला तो वो 0.99 आ गया है। इस R और RL सीरीज सर्किट में R की वोल्टेज, RL चौक कॉइल की वोल्टेज और टोटल सप्लाई वोल्टेज के बीच में ये जो पैरेललोग्राम बना उसकी कैलकुलेशन से हमने चौक कॉइल का इंपीडेंस एंगल फाई निकाल लिया था और ये 82.1 डिग्री का साइन फाई 0.99 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब V/I से हमने चौक कॉइल का इंपीडेंस निकाल लिया 200/5 40 ओम और हमें पता है जो R पार्ट है वो Z cos 5 होता है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है वो Z sin 5 होता है। तो cos 5 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके
हैं 0.1375 Z40 तो Z cos phi मेरा चौक ऑयल का रेजिस्टेंस आ गया है 5.5 ओम। हम साइन फाई कैलकुलेट कर चुके हैं तो Z साइन फाई हमारी चौक ऑयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया है। कैलकुलेशन करने पे 40 में 0.99 का मल्टीप्लीकेशन 39.6 ओम आ गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस से कनेक्शन है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमें दी हुई है। F की जगह अगर हमने 50 लिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 39.6 में 100 पाई का डिवीजन करके चौक का सेल्फ इंडक्टेंस 0.126 हेनरी हमें प्राप्त हो गया। तो हमने चौक कॉइल का रेजिस्टेंस 5.5 ओम और सेल्फ इंडक्टेंस 0.126 हेनरी प्राप्त कर लिया है। हमें चौक कॉइल में पावर कंजम्पशन पूछी है। चौक कॉइल का रेजिस्टेंस 5.5 ओम है और उसमें करंट अगर 5 एम्पियर है तो I2R फॉर्मूले से हमने चौक कॉइल में पावर कंजम्पशन 137.5 I की जगह 5 एम्पियर और R की जगह 5.5 ओम रख के I2R कैलकुलेशन से प्राप्त कर ली है। यही कैलकुलेशन हम VI और ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है cos phi, उस फार्मूले से VI cos phi से भी ये पावर अगर हम कैलकुलेट करते तो वो 137.5 वॉट ही आती। हम पूरे सर्किट की पावर कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं। पूरे सर्किट में जो इंडक्टिव पार्ट है वो पावर कंजम्पशन नहीं करेगा। ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है और चौक कॉइल का रेजिस्टेंस है वो मिलकर पावर कंजम्पशन करेंगे। हम सीरीज रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन V/I से कर सकते हैं क्योंकि प्योर R में जब X नहीं होता तो Z और R बराबर होते हैं। तो V/Z या V/R सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया है प्योर रेजिस्टेंस 25 ओम और ये 5.5 ओम टोटल जुड़ के 30.5 ओम में करंट वही 5 एम्पियर सीरीज में करंट सेम रहता है। पावर हो गई I2R से 762.5 वॉट। हम ये पावर वोल्टेज के करंट के साथ टेक्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से जो फेज एंगल है वो प्राप्त करके VI cos phi से भी निकाल सकते थे। आज की आखिरी एक टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक RL सर्किट और एक RC सर्किट सीरीज में सप्लाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। RL सर्किट में रेजिस्टेंस 30 ओम और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1.275 हेनरी दिया हुआ है और जो RC सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है और ये जो दो वोल्टेज V1 और V2 RL और RC सर्किट पे रेस्पेक्टिवली जो बनती हैं उनमें जो रिलेशन है वो बताता है कि RC सर्किट की वोल्टेज का 3 गुना V2 का 3 गुना V1 है। और एक और बात हमें कही गई है V1 और V2 ये जो दोनों वोल्टेज हैं वो एक दूसरे के साथ क्वाड्रेचर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाती है। RL सर्किट में जो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है 1.275 हेनरी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उससे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं 2πfL। F की जगह 50 हर्ट्ज और L की जगह 1.275 हेनरी जब हमने वैल्यू रखी और कैलकुलेशन किया तो ये 40 ओम आ गया। हमें इस RL सर्किट में रेजिस्टेंस 30 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ओम से इंपीडेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पाइथागोरस कैलकुलेशन होगी। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल पे वेक्टर लोकेशंस पे होते हैं। R रियल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और XL प्लस J टाइप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों का पाइथागोरस कैलकुलेशन 30 का स्क्वायर किया, 40 का स्क्वायर किया, सम किया, रूट किया तो वो दोनों का सम 900 और 1600 का सम 2500 का स्क्वायर रूट 50 आ गया। 3 4 5 ये एक्सटेंडेड पाइथागोरस पेयर है। 3 का 10 टाइम्स, 4 का 10 टाइम्स रिजल्ट देगा 5 का 10 टाइम्स। हम इस पहले लोड का इंपीडेंस एंगल भी निकाल सकते हैं और वो साइन कोस या टेन किसी भी टेक्नोमेट्रिक रिलेशन से हम निकाल सकते थे। हमने पसंद किया tan थीटा x/r तो थीटा हो गया tan इनवर्स x/r। मेरा x 40 ओम है, r 30 ओम है। मैंने ये जो रेशो है उसकी tan इनवर्स कैलकुलेशन की तो ये 53.13 डिग्री आ गया है। हमने RL लोड में कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी की मदद से इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन कर ली थी और इस इंपीडेंस एंगल से पता कर लिया था कि इस RL लोड में करंट जो सीरीज सर्किट में कॉमन होता है उससे ये वोल्टेज V1 53.13 डिग्री लीड पोजीशन पे होगी। RC सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगी। अगर हम सीरीज सर्किट में करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे ले लेते हैं तो V1 वोल्टेज 53.13 डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज आगे की लीडिंग पोजीशन पे है और V2 लैग कर रहा है। और हमें कहा हुआ है कि V1 और V2 में न्यूमेरिकली रिलेशन है V2 का 3 टाइम्स V1 है और इन दोनों की एंगुलर पोजीशन फेज डिफरेंस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कैपेसिटर सर्किट की वोल्टेज लैग करेगी और इंडक्टिव सर्किट की वोल्टेज V1 लीड करेगी और इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री होने पे इन दोनों वोल्टेज का सम हम पाइथागोरस कैलकुलेशन से कर सकते हैं और वो हमें मालूम है 230 वोल्ट। V1 और V2 में रिलेशन मालूम है। पाइथागोरस कैलकुलेशन से V का V1 और V2 के साथ एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों रिलेशन की मदद से हम V1 और V2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। RL सर्किट की वोल्टेज करंट से लीड कर रही है और RC सर्किट की वोल्टेज करंट से लैग कर रही है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल पे जब हम V1 और V2 का पाइथागोरस समेशन करते हैं तो वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर
बराबर हो जाएगा और हमारा रिलेशन हो गया डायगोनल या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस V1 और परपेंडिकुलर V2 का स्क्वायर। हमें V2 और V1 में रिलेशन मालूम है, V2 V1 का 1/3 हो गया, तो V2 की जगह अगर मैं V1 की टर्म्स में लिख देता हूँ, V स्क्वायर मुझे मालूम है, V सप्लाई वोल्टेज 230 है तो V स्क्वायर 230 का स्क्वायर हो गया है, 1/9.1111 है, 1 से ऐड किया तो ये 1.11 हो गया। तो मैंने V1 स्क्वायर कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट किया, तो ये 230 में 1.1111 का रूट का डिवीजन करने से V1 मेरा 218.2 वोल्ट मैग्नीट्यूड में आ गया है, RMS वोल्टेज RL सर्किट के अक्रॉस, और इससे 1/3 V2 है, तो वो कैलकुलेशन करने पे 218.2 में 3 का डिवीजन करने पे 72.73 वोल्ट आ गई है। तो हमें V1 और V2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स मालूम हो गए हैं, हमें ये इंपीडेंस मालूम है, 30 ओम रेजिस्टेंस, 40 ओम रिएक्टेंस, 50 ओम, उससे हमें करंट मालूम हो जाएगा, उस करंट की मैग्नीट्यूड से V2 की वोल्टेज में वही करंट से इंपीडेंस आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल से हम करंट और V2 में एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि ये एंगल हमें मालूम है 53.13, और उस Z2 और एंगल से हम R, XC और C पता करेंगे। हम ये मालूम कर चुके हैं कि RL सर्किट के अक्रॉस ये जो वोल्टेज V1 है उसका मैग्नीट्यूड 218.2 वोल्ट है, और वो करंट से 53.13 डिग्री लीडिंग कंडीशंस पे है, और इससे 1/3 इस RC सर्किट की ये V2 वोल्टेज 72.73 वोल्ट है, और वो V1 से 90 डिग्री एंगल पे है, तो I और V2 में भी हम एंगल निकाल सकते हैं। पहले सर्किट का करंट निकालते हैं, तो इस RL लोड का इंपीडेंस हमें मालूम है 50 ओम, और इसके अक्रॉस वोल्टेज 218.2, V/Z से सर्किट का करंट मालूम हो गया 4.362 एम्पियर, और जो करंट RL लोड में है वही सीरीज में जुड़े हुए RC लोड में होगा। तो RC लोड में अगर 4.362 एम्पियर करंट है और उसकी वोल्टेज 72.73 वोल्ट है, तो V/I से RC सर्किट का इंपीडेंस 16.667 ओम आ गया है। सेम करंट पे V1 से V2 वोल्टेज 1/3 है, तो ये इंपीडेंस 50 ओम था, तो ये इंपीडेंस 50 का 1/3 16.667 ओम आ गया है। अब हमें V1 और V2 में टोटल एंगल 90 मालूम है, करंट से V1 का एंगल 53.13 एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम RC सर्किट की वोल्टेज का करंट से जो क्लॉकवाइज एंगल है θ2, वो 90 में से θ1 53.13 सबट्रैक्ट करके प्राप्त कर लेंगे 36.87 डिग्री। अब हमें RC सर्किट का इंपीडेंस और इंपीडेंस एंगल दोनों मालूम है, तो हम R और XC पता करके फ्रीक्वेंसी के मदद से कैपेसिटेंस मालूम कर लेंगे। हमने कैलकुलेशन से RC सर्किट का इंपीडेंस 16.667 ओम और इंपीडेंस एंगल 36.87 लीडिंग वोल्टेज से करंट आगे है, ये पता कर लिया है। अब हमें इंपीडेंस ट्रायंगल से पता है रेजिस्टेंस Z cos थीटा होता है, Z RC सर्किट का इंपीडेंस 16.667 और थीटा इंपीडेंस एंगल RC सर्किट का 36.87 का कोसाइन कैलकुलेट करूंगा 0.8 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 13.33 ओम। तो इस RC सर्किट का रेजिस्टेंस पार्ट 13.333 ओम है। हम R और Z की वैल्यू से X निकाल सकते हैं, या फिर हम X Z साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। थीटा हमें मालूम है, Z भी मालूम है, साइन 36.86 0.6 आ जाएगा, 16.667 से 0.6 के मल्टीप्लीकेशन से XC 10 ओम आ गया है, और XC का फॉर्मूला 1/ωc है और ओमेगा 2πf है। तो अब हम इस कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज लगे C की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। XC और C एक्सचेंज हो गए, XC की वैल्यू 10 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 ओम, और ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाता है 318.31 माइक्रोफेरेड। तो एक खूबसूरत सी प्रॉब्लम है, V1 V2 में रिलेशन मैग्नीट्यूड का दिया हुआ था, और 90 डिग्री एंगल पोजीशन से ये जो टोटल सप्लाई वोल्टेज के साथ जो पाइथागोरस हुई उससे V1 और V2 के मैग्नीट्यूड्स आ गए, और Z1 का जो इंपीडेंस एंगल था V1 और V2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, उससे Z2 का इंपीडेंस एंगल भी आ गया। Z2 और इंपीडेंस एंगल की वैल्यू से R और X मालूम हो गया और X से C मालूम हो गया। उम्मीद है इन 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मदद से आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स में पॉजिटिव चेंज आया होगा। थोड़ी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब आप अपने आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।